नमस्कार। आज हम लोग आवारा पशुओं पे बात करेंगे। इतनी बदहाली है उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के चलते कि किसानों को रात को 12-12, 1-1 बजे तक टॉर्चें लेके आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाना पड़ता है। गेहूं की आपको पता है फसल लगी हुई है इस टाइम और उसको इतना नुकसान हुआ है और सर्दी के चलते, बारिश के चलते आलू की फसल और सरसों की फसल पहले ही खराब हो चुकी है। और गेहूं की फसल को बचाने के लिए आवारा पशुओं से दिन रात ग्रामीण जो हैं आज की डेट में परेशान हैं। प्रधानों के पास जाते हैं, प्रधान कहते हैं कि उनको न्याय पंचायत में बंधवा दो, वहां पे जगह नहीं है, तो प्राथमिक स्कूलों में उनको बांध रहे हैं। अब शिक्षा को लेकर भी बच्चों की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आवारा पशुओं को प्राथमिक स्कूलों में बांध देंगे तो फिर प्राथमिक स्कूल कैसे चलेंगे। तो एक बहुत बड़ा विषय है। हम इस पे आज विचार करेंगे और जानेंगे कि चीफ मिनिस्टर योगी जी ने इस मामले में क्या कदम उठाए थे और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो मैं आपको बता दूं कि किसानों की शिकायत यह है कि आवारा पशु दिन और रात में खेत में घुस जाते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं। सीएम योगी ने 6 नवंबर 2017 में कहा था कि यूपी में हर जिले में गौशाला स्थापित होगी। 75 जिलों में गौशाला स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा था। और गौशालाओं का कहाँ किस जगह गौशाला बनेगी उसका सर्वेक्षण भी किया गया था और उसमें चिन्हित की गई थी जिलों में जगह कि कहाँ कहाँ पे गौशालाएं बनेंगी जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाएगा और उनका लालन पोषण किया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि ये स्वतंत्र समितियों द्वारा भी चलाया जाएगा और उसकी फंडिंग जो है वो राज्य की सरकारें देंगी। पर ऐसा ग्राउंड पे दिखता कम नजर आया। कुछ जिलों में तो व्यवस्था है पर बहुत से जिलों में व्यवस्था नहीं है। तो इस पर गौशालाओं पर बहुत सक्रिय तरीके से काम नहीं किया गया। अब जैसे बुंदेलखंड जैसे एरिया है, बुंदेलखंड में एक अन्न प्रथा योजना है जिसमें जब मवेशी दूध देना बंद कर देते हैं या गर्मी में पानी की व्यवस्था की जब दिक्कत आती है तो उस समय पर क्या परेशानियां होती हैं और उसके लिए गौशालाओं में क्या प्रबंध कराए जाने थे प्रबंधकों द्वारा, जो ये इंडिपेंडेंट समितियां बनाई गई थी। तो उस पे कुछ का ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं आपको स्लाइड नंबर 1 दिखाता हूँ। ये एक टिपिकल गौशाला है जिसमें गांव को संरक्षण दिया जाता है। इसे देखिए। उसके बाद स्लाइड 2 देखिए किस तरीके से पानी की व्यवस्था है। वहां पे एक नल लगा हुआ है और गाय जो है खुद पानी पी रही है। अब कितनी गौशालाओं में ऐसे नलकूप व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद सीएम योगी ने यह भी कहा था कि मवेशियों के लिए चारागाह भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए एक एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल की व्यवस्था हुई थी कि जितनी भी खाली जमीनें पड़ी हैं या ग्राम सभा की जमीन है या हरियाणा में जैसे शामलात की जमीनें हैं जो चराने के लिए गाँव को चराने के लिए या बकरियों को चराने के लिए दी जाती हैं, तो उस पे एक समिति बनाई जाएगी। करीब 43 लाख हेक्टेयर, 43,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो खाली कराई जानी थी। अब उसमें कितनी जमीन खाली हुई, कितनी गौशालाओं के अनुदान में दी गई, इस पे कोई अभी रिपोर्ट नहीं है। हम लोग तो ये डिमांड करते हैं कि सीएजी की एक इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें और ऑडिट होना चाहिए कि कितनी गौशालाएं बनी, कितने अनुदान दिए गए, चारागाह की कितनी व्यवस्था हुई और उसमें जो है कि कितनी जमीन जो थी वो एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल में गौशालाओं को दी गई चारागाह के लिए। ये भी कहा गया था कि गाय, गंगा और तुलसी को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है। संस्कृति के नाम पे ये गौशालाओं का प्रबंध कराया जाना था। योगी जी ने यही कहा था। तो वीएचपी के उपाध्यक्ष हुक्म सिंह जी ने भी ये कहा था कि पिछली सरकारों ने गाय के मांस और भैंस के मांस को बीफ के रूप में इस्तेमाल किया और बहुत सारा निर्यात यहाँ से हो गया गौ मांस का बीफ के नाम पे। और अब हमने गौ मांस को और भैंस के मांस को अलग अलग कर दिया है, इसलिए अब गाय का मांस जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होता है, ये उनका बयान था। और उन्होंने कुछ गिनती भी दी थी कि पहले 22.5 लाख मेट्रिक टन जो है वो बीफ एक्सपोर्ट होता था गाय के नाम पर, अब वो मात्र 15 लाख मेट्रिक टन रह गया है। जबकि जितनी भी बीफ एक्सपोर्ट का काम है वो बीजेपी के सांसद या उनके संसद सदस्य या उनकी पार्टी के लोग ही ज्यादा करते हैं। तो ये भी एक इल्जाम लगाया गया कि ये जितना भी गौशाला को लेकर और गाय के संरक्षण को लेकर प्रोग्राम बनाया गया, ये बीफ या
मांस के एक्सपोर्ट को लेकर ही बनाया गया, और उसमें तत्कालीन जो फायदा था वो उन एक्सपोर्ट कंपनियों को लगा, बिकॉज काफी सारी जो भैंस काटने वाली या गाय काटने वाली जो जगह थी, जो आर्बिटर्स थे, उनको बंद कर दिया गया। और इस वजह से उन एक्सपोर्ट कंपनियों को फायदा हुआ कि मवेशियों की जब खरीदो फरीद ही बंद हो जाएगी गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे, ग्राम लेवल पे, तो उसका सीधा सीधा फायदा उनको मिलेगा, सस्ते दामों पे वो मवेशी खरीदेंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि हिंदुस्तान में देश का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चौथा स्थान है बीफ एक्सपोर्ट में। अब उसमें कितना सच है कि भैंस का मांस कितना जा रहा है और गाय का मांस कितना जा रहा है, ये तो मंत्री ही बता सकते हैं। 15 जुलाई 2019 में यूपी में गायों की मौतों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने 8 अधिकारियों को निलंबित भी किया था, कुछ डीएम और कुछ चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित किया गया, और ये भी चेतावनी दी गई थी कि आप पे आपराधिक जो है कार्रवाई की जाएगी। एक मामला सामने आया था प्रयागराज में, 35 गायें मृत पाई गई थी 12 जुलाई 2019 को, जिसके ऊपर 15 जुलाई को ये कार्रवाई की गई थी। प्रयागराज में गौशाला में बिजली गिरने से गाय, ऐसा कहा गया था कि बिजली गिरने से गाय मृत पाई गई हैं। अयोध्या में गौशालाओं में 50 से अधिक गायों की मौत हो चुकी थी। अस्थाई राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने अयोध्या में हुई घटना की पुष्टि भी की थी, और गौशाला सेवा समिति के रितेश दास ने यह कहा था कि इन आश्रय गृहों में 50 से अधिक गायों की जो मौत हुई है, उसके बाद जब अधिकारियों को सूचना दी गई तो जेसीबी मशीन से उनको वहीं गड़वा दिया गया। मतलब कि आनंद फानंद में उसको छुपाने के लिए, और 50 गांव की जो मौत हुई, अब वो कुपोषण से हुई, पानी की कमी की वजह से हुई या चारागाह की वजह से, उनको वहीं पे जेसीबी मशीन के द्वारा गड्ढा खोद के खुदवा दिया गया। जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जो हैं उस टाइम के, उनको पता लगा तो उन्होंने वहां के नगर निगमों के प्रभारी प्रखंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को और 2 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने एक्शन लिया और कहा कि आगे से अगर ऐसा कुछ पाया गया कि अधिकारियों ने इस चीज को छुपाने की कोशिश की तो उनको मैं अरेस्ट करवाऊंगा और उन पर कार्रवाई करूंगा। हालांकि उसके बाद कितनी कार्रवाइयां हुई इसका भी आकलन हम लोगों को आरटीआई के जरिए लेना चाहिए, पता करना चाहिए कि कितने चिकित्सा अधिकारियों और अधिकारियों पे एक्शन हुआ। उसके बाद एक और मिर्जापुर जिले में उचित व्यवस्था के अभाव में कई गायों की कथित तौर पर मौत हो गई थी। अभाव यही है कि वहां पे देखरेख में कमी है। सीएम योगी ने मिर्जापुर जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका नगर अभियंता को सस्पेंड कर दिया था। मिर्जापुर से खबर जब आई थी, और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि लापरवाही के कारण भविष्य में ऐसी घटनाएं होने पर गौवध निवारण अधिनियम, उन्होंने कहा कि मैं एक ऑर्डिनेंस बना रहा हूं जिसमें गौ हत्या को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। गौवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। तो ये सब चीजें हुई। सीएम योगी ने गौशालाओं के संचालन व निरीक्षण, पशुओं की संख्या के आधार पर आश्रय गृहों में चारे, चिकित्सा देखभाल और शेड निर्माण की पर्याप्त व्यवस्था कराने के लिए डीएम और पशु चिकित्सा अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी तय की गई थी कि जिम्मेदारी जिलाधिकारी की रहेगी कि चारा अवेलेबल है कि नहीं है, चिकित्सा देखभाल अवेलेबल है कि नहीं है, और शेड निर्माण अगर नहीं है तो उसको किस तरीके से पर्याप्त रूप से कराया जाए, उसको स्टेट का फंड हो या नगर पालिका की फंडिंग हो, वो पैसे की कमी की वजह से ना हो। तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और उस पर कितनी कार्रवाई हुई, कितने जिलों में कार्रवाई हुई, इसका आकलन भी किया जाना चाहिए। अगस्त 2019 में यूपी राज्य कैबिनेट के निराश्रित गाय को गोद लेने वाले किसानों को प्रति पशु 30 रुपए प्रतिदिन देने के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित गाय वंश भागीदारी योजना को मंजूरी दी। तो योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी थी कि जो भी गाय पालन करेगा उसको 30 रुपए प्रतिदिन और 900 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, और अगर वो 10 गायों को संरक्षण देता है तो उसको 9,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ऐसी स्कीम उन्होंने लॉन्च की। उस स्कीम में कितने लाभार्थी हैं, कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया और कितना पैसा उसमें जाता है उन किसानों को जो गौवंश ये स्कीम में निराश्रित गाय को गोद लेने वाला काम कर रहे हैं, तो इसकी भी पुष्टि जो है सरकार को करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अभी तक कितना पैसा गया है। इसके अलावा 523 पंजीकृत गौशालाओं को कुल संरक्षित गांव को कुल संख्या में 365 दिन में वही फॉर्मूला 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। उसके लिए 109 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान भी किया राज्य की सरकार ने। कितना पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कौन कौन सी पंजीकृत गौशालाओं को पैसा मिला, इसका भी जो है लेखा जोखा सरकार को पब्लिक डोमेन में देना चाहिए मेरे हिसाब से, और बताना चाहिए जिन्होंने क्या किया।
स्थायी और अस्थायी, इसमें अस्थायी और अस्थायी गायें दोनों बड़ी संख्या में संरक्षित बेसहारा गांवों के कारण रखरखाव के लिए पैसा कभी भी समय पर नहीं आया। तो इसमें जितनी भी गायें थी, चाहे वो स्थायी थी या अस्थायी थी, पैसा कभी समय पर नहीं आया। ये उन पे इल्जाम है सरकार पे। अब सरकार को उस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि वाकई वो पैसा समय पे दिया गया कि नहीं दिया गया। फरवरी 2021 में राज्य में गौ आश्रय स्थलों पर 5.5 लाख गांवों को संरक्षण करने का दावा किया गया। 2021 फरवरी में सरकार ने इसी बात का दावा किया कि 5 लाख गायों को हमने, स्थायी और अस्थायी गायों को हमने संरक्षण दिया है। साथ ही में मुख्यमंत्री ने बेसहारा गौवंश भागीदारी योजना के तहत करीब 78,008 गायों को पशुपालकों को सुपुर्द किया जाना था। उन्होंने एक फिगर दी थी कि 78,000 गायों को हम पशुपालकों को देंगे, जिसमें 30 रुपए प्रतिदिन और 900 रुपए प्रति माह और 9,000 रुपए प्रति महीना 10 गायों का हम उनको देंगे। राज्य में कुपोषित बच्चों के परिवारों को गायें उपलब्ध कराई जानी थी, ताकि जो कुपोषण वाले बच्चे जो राज्य की स्कीम में आते हैं उसमें ये गौवंश का भी प्रावधान हो जाए। प्रदेश में सभी न्याय पंचायतों पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गौशाला स्थल विकसित कराने की योजना थी, जिसमें गांव के प्रधानों को और बाकी लोगों को इसमें बताया गया। अब मैं आपको एक स्लाइड 3 दिखाना चाहता हूँ। स्लाइड 3 में देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी एडवर्टाइजिंग की और बताया कि मैं गौशालाओं को कैसे देख रहा हूँ। 75 जिलों में गौशालाएं बन रही हैं और काफी इस पे पैसा भी खर्चा किया गया। फुल पेज ऐड भी आए। करोड़ों रुपया इन गौशालाओं को एडवर्टाइज करने के लिए दिखाया गया। कितना पैसा एक्चुअली गौशालाओं में गया इसका अभी अनुमान नहीं है। फिर मैं चौथी स्लाइड आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देखिए अपर्णा यादव की गौशाला में भी गए। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ उस गौशाला जब वो इनॉग्रेट की थी अपर्णा यादव में, तो उनको खुद इनवाइट किया गया था। और अपर्णा यादव अब बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं और हो सकता है कि वहां से इलेक्शन भी लड़ें बीजेपी की टिकट पे। मुलायम सिंह यादव की पुत्र बहू मानी जाती हैं, उनके छोटे बेटे की बहू हैं। तो ये उन्होंने एडवर्टाइज किया था उस टाइम पे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 15 नवंबर 2021 में जब यूपी सरकार ने राज्य में गांव के इलाज की बात आई कि कई गायें जो हैं वो इलाज के अभाव से मर रही हैं, खाली चारा दे देना या पानी देना काफी नहीं है, तो वहां के जो मंत्री थे उन्होंने 15 नवंबर 2021 में यूपी सरकार ने राज्य में गायों के इलाज के लिए 24 घंटे की अभिनव एम्बुलेंस सर्विस एक बनाई। मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि किस तरीके से अभिनव एम्बुलेंस जो ये बनी। इन्होंने उसमें जो प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार को 515 इनोवेटिव एम्बुलेंस चलानी थी। मतलब 515 इनोवेटिव एम्बुलेंस का प्रावधान किया गया हमारे टैक्स के पैसे से, सरकार के राजस्व से। और प्रत्येक एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक होगा, जिसमें 2 सदस्यीय सहायता कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। मतलब एक एक में 3-3 आदमी रहेंगे। और सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया। ये कॉल सेंटर नंबर दिया गया कि जब भी जो भी किसी आश्रित गाय को या अस्थायी गाय को सड़क के किनारे कोई इंजर्ड हो, कोई गाड़ी मार जाए, तो आप तुरंत इस नंबर पे फोन करिए और एम्बुलेंस जो है चिकित्सा अधिकारी के साथ 2 सहायकों के साथ वहां पहुंच जाएगी। राज्य में मत्स्य और पशुपालन मंत्री जो थे उस समय के, आज भी हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी के अनुसार कॉल सेंटर को सूचित करने पे 15 से 20 मिनट में एम्बुलेंस व्यक्ति के पास पहुंच जानी चाहिए थी। तो ये एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने लॉन्च की बड़ी फैनफेयर से, और उसमें ये सब चीजें बताई गई। अब कितनी एम्बुलेंसेज एक्चुअली कार्यरत हैं इस काम में और कितने पशुओं को अभी तक इलाज की सुविधा कराई गई, ये बात सरकार को पब्लिक डोमेन में बतानी चाहिए। रिसेंटली 16 जनवरी 2022 को यूपी सहभागिता योजना 2022, मैं चाहूंगा कि आप ये स्लाइड देखिए। इसमें आर्टिकल है जिसमें मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई थी। और इस मंजूरी के तहत यूपी के लोगों को आवारा पशुओं को गोद लेने और घर ले जाने पर, जैसे कि पहले स्कीम बताई थी, 30 रुपए प्रतिदिन और 900 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस योजना के तहत गोद लेने के लिए प्रत्येक पहचान के उद्देश्य से कान पर निशान वाले जानवर को यूपी सीएम निरस्त गौ भाग्य योजना के लिए चुनेंगे। मतलब कि अब उनकी जो थी वो चिन्हित करके, उनको चिन्ह लगा के उनकी गिनती की गई कि इस तरीके से हम उसको मार्किंग करेंगे, ईयर मार्किंग करेंगे। और ईयर मार्किंग करने के बाद जितने भी लोग किसान या गांव में रहने वाले, पशुपालन करने वाले, इनको अडॉप्ट करेंगे और उस अडॉप्शन के बेसिस पे उनको हम जो है वो 900 रुपए प्रति माह देंगे। ये स्कीम 16 जनवरी 2022 को लॉन्च की गई।
क्योंकि ये स्कीम इलेक्शन के आने से पहले अनाउंस की गई, इस पे कितना काम हुआ नहीं हुआ ये कहना मुश्किल है। सरकार को इस पे भी आंकड़ा देनी चाहिए। अब मैं चाहूंगा आप अगली स्लाइड देखें, जिसमें ये अनाउंसमेंट सरकार द्वारा की गई, और उसके बाद वाली स्लाइड देखें जिसमें ये एम्बुलेंस सर्विस को वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने फ्लैग ऑफ किया हरी झंडी दिखाकर। ये गाय एम्बुलेंस सर्विस जो थी वो लॉन्च की गई, अभिनव एम्बुलेंस सर्विस। अब विषय ये आ जाता है कि गाय पे राजनीति क्या है। अब गाय अगर माता है और गाय गौवंश को हमें बचाना है, तो उसके लिए सरकार ने जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग की, पैसा खर्च किया, और जिस तरीके से उसमें तरह तरह की स्कीमें जैसे मैंने आपको बताई लगाई, पर आज हालात ये हैं कि जितने भी आवारा पशु हैं वो सड़क पे बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। मवेशी अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर घूमते नजर आते हैं, वो खेतों में घुस जाते हैं, खलिहानों में घुस जाते हैं। अपनी ही बाड़ पे मेड़ लगानी पड़ती है किसानों को, क्योंकि वो रात बेरात 12-12 रात को 1-1 बजे तक इतना बुरा हाल है कि वहां पे लोग जब अपना परिश्रम करके शाम को 5 बजे घर जाते हैं, फिर 7 बजे खाना खा के फिर खेतों में आ जाते हैं, क्योंकि आवारा पशु क्या करें बेचारे, उनको न चारा मिल रहा है ना संरक्षण मिल रहा है। कई जगह तो ऐसी हालात है कि गौशाला के नाम पर खाली एक हल्का 4 बंबू लगा के ऊपर शेड भी क्या, कपड़ा लगा दिया गया है कि ये गौशाला है। कई जगह तो तालाब का स्थान होता है, जो कॉमन तालाब होते हैं, उसमें गौशाला का प्रावधान किया गया है। अब ठंडी में गौशाला गाय जो है वो तालाब में कैसे बैठेगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। एक खबर अभी निकल के आई थी, आज मुझे मिली, ये दैनिक जागरण की पुआया की खबर है। इसको आप जरा ध्यान से देखिए, स्लाइड को जरा ऑन कीजिए। इसमें आप देखिए किस तरीके से गांव का प्रधान जो है वहां का पुआया का, उसने बेसहारा पशुओं को गौशाला ना भिजवाने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। तो फिर उसको खदेड़ कर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बंद करा गांव को। देर शाम तक वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। तो ये हर गांव की हाल है। बंडा क्षेत्र में ये ररुआ गांव में ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रधान चमन सिंह से बेसहारा पशुओं को पकड़वाने गौशाला भिजवाने के लिए कहा था। आरोप है कि प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानों के पास साधन है कि नहीं है, राज्य सरकारें उन प्रधानों पे, उन पशु चिकित्सा अधिकारियों पे या नगर पालिका के लोगों पर जो शहर के एरिया में आते हैं, क्या उन्होंने कदम उठाया, और क्यों अभी तक जो है ये सिर्फ ऑन पेपर कहते हैं कि गाय की रक्षा कर रहे हैं और गाय हमारी माता है, पर फैक्ट ऑन ग्राउंड यही है कि आवारा पशु इतने बड़ी प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में कि इस इलेक्शन में ये एक मेजर इशू बना हुआ है। अगर आवारा पशुओं पर रोक नहीं लगी तो किसान जो है वो फिर से आंदोलन करने के लिए, और पशुपालक जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोपहर तक इंतजार करने के बाद भी पशुओं को पकड़वाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, तो ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़कर गांव के ही बने विद्यालय में बंद कर दिया। अब गांव वाले बेचारे क्या करें, प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो सब बंद पड़े हैं, और गायों का इतना आतंक है कि उनको प्राथमिक शिक्षा के जगह पर बंद करना पड़ रहा है। और लेखपाल वहाँ के जो प्रधान हैं और लेखपाल हैं, उन्होंने नाराजगी जताई, पर किसान नहीं माने। अब किसान क्या करें, पशुपालन तक, पशु जो हैं स्कूल में बंद कर देंगे तो फिर ना स्कूल चल पाएंगे, ना शिक्षा हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं, और इन इश्यूज पे जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और ये कहना चाहिए और बताना चाहिए कि इन जैसे कि आपने कहा कि आप पशुओं के उसको संरक्षण देंगे, पशुओं को बचाएंगे, वहाँ गौशाला बनाएंगे और उनको आश्रय देंगे, उनके लिए चारा देंगे। 109 करोड़ 110 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया, एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की, और तमाम तरह के वादे किए लोगों से। और इस गाय और गंगा को लेकर कितना पब्लिक का पैसा, सेंटर की सरकार ने हजारों करोड़ों रुपया गंगा को साफ करने में लगा दिया। गाय, गंगा और नीम को लेकर आपने इतना बड़ा एक कैंपेन चलाया, इतनी एडवर्टाइजिंग की, इतना टीवी पे आपने देखा किस तरीके से गोदी मीडिया ने उसको उछाल उछाल के दिखाया, और किस तरीके से लिंचिंग भी हुई कि मतलब कि कहीं इंफॉर्मेशन अगर किसी के घर में बकरे का या मुर्गे का मांस भी पड़ा है तो उसको जाके आपने लिंचिंग कर दिया कि ये गाय का मांस रखा है, गाय का मांस खाता है। तो ये एक हिंदुत्ववादी सोच, एक अपर कास्ट ऑपरेशन, दलितों पे, ओबीसीज पे जिस तरीके का, खासकर दलितों पे जिस तरीके का ये किया गया,
इससे यही समझ में आता है कि ये सब वोट की राजनीति है, ये सब पोलराइजेशन की राजनीति है, ये सब कम्युनल राजनीति है। और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि इस कम्युनल राजनीति और वोट की राजनीति से हमें बचना है। जो रियल मुद्दे हैं उन पे ध्यान देना है। अगर मवेशियों को सही जगह पर, सही स्थान पर, उनका अगर मान लीजिए ट्रेडिंग होती है गांव में, खरीदो बेच होता है और एक इकोसिस्टम बना हुआ है, तो उस इकोसिस्टम को छेड़ने की क्या, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हरिजनों को भी काम चाहिए और वो हमारे साथ हैं, दलितों को भी हमें अपने साथ रखना है। तो अगर मान लीजिए कि गाय आपकी बूढ़ी हो गई है या उसका आप टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस तरीके का पहले इकोसिस्टम चल रहा था गाय को खरीदने बेचने का और उनका आगे इस्तेमाल करने का, तो वो सब सिस्टम खत्म करके आपने इस तरीके के एक सारा सिस्टम जो है उसको हिला के रख दिया और उसकी वजह से गांव देहातों में आज की डेट में इतना बड़ा आतंक मच गया है गायों को लेकर और पशुओं को लेकर। तो सरकार को इस बारे में संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं होती और इस वजह से मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और आप लोग भी इस बात को जो है आपस में डिस्कस करके और लोगों को बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का ये बात सुनने के लिए, मेरे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।